हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मॉडर्न फिजियोलॉजी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। मॉडर्न फिजियोलॉजी में हमने जनरल फिजियोलॉजी का पार्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी पे। सिस्टमिक मतलब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं हम इसकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज यू नो, वेरी वेरी कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग योर बायोलॉजी क्लासेस इन योर 11th एंड 12th। कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से डील करने का। ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ठीक है। फंक्शंस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है। अदर देन बेसिकली ब्रीदिंग और एनी अदर देन ब्रीदिंग, कौन कौन से नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हम डिस्कस करेंगे। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है। ठीक है। ये सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अलॉन्ग विद द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। बेसिकली द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंसिडर करें, so respiration is the process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. Okay, ये बहुत बेसिक प्रोसीजर है जो आपको पता है। जो हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम एक ऑक्सीजन इनसाइड अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। ये एक बहुत कॉमन प्रोसेस है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट process which is taking place in our body so that we are able to survive. Okay, this is the basic procedure or process which makes us to survive. Okay, survival के लिए respiration बहुत important है। जब तक आप सांस ले रहे हो आप जी रहे हो, जब आप सांस लेना बंद कर देते हो then you are dead basically। ठीक है। तो respiration क्या होता है, it is a process। okay, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एक प्रोसेस की तरह, बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन। ओके, वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड अवर बॉडी एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वी कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ओके, सो ऑक्सीजन हम इन कर रहे हैं और CO2 हम लोग आउट कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस बेसिक प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, सो अगर हम देखा जाए तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके, अगर हम कोई पूछता है कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है तो हम इसको बोलते हैं लंग। ठीक है। लंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स जो हमारे थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली लंग्स आर नथिंग बट, जो हम फेफड़े बोलते हैं हिंदी में, बेसिकली लंग इज द बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इट इज लंग। ओके, तो लंग अगर हम देखा जाए तो ये डेवलप होता है बेसिकली जब हम इंट्रायूट्राइन बेबी रहता है, मतलब जब बेबी का बर्थ नहीं होता है तो जो फीटल लंग होता है, फीटल लंग, इट इज नॉन फंक्शनल। ओके, तो आप लोग पूछोगे कि ये बेबी कैसे अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। ठीक है। तो ये जब बेबी होता है, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ, ओके, इंट्रायूट्राइन लाइफ में देर इज IUL यानी इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेसिकली लंग नॉन फंक्शनल रहता है, बट एक सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन। ओके, फीटल सर्कुलेशन। जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम ये फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि जो
गैस का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो बेसिकली लंग्स में नहीं होता है, बट देयर इज अ सेपरेट फीटल सर्कुलेशन दैट विल बी डिस्कसिंग इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बट अभी तक के लिए आप याद रखिए कि फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। ओके, जब बेबी का बर्थ होता है, जब वो इस दुनिया में आता है, तभी होता है कि लंग्स एक्चुअली फंक्शन करना शुरू करते हैं। एंड बेबी जब क्राई करता है, बेसिकली एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न, ओके, व्हेन द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, एंड दैट इज द इंडिकेशन कि भाई लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, सो फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल, आपको याद रखना है। ठीक है, सो बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है यार, बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है हमारा, लंग। ओके, और फीटस में ये नॉन फंक्शनल रहता है। एज सुन एज द बेबी इज गिवन बर्थ एंड द बेबी क्राइज, देन द लंग्स बिकम फंक्शनल। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, द रेस्पिरेटरी रेट। ओके, रेस्पिरेटरी रेट मतलब हम कितने ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं। ठीक है, मतलब वो चीज जो हेल्प करती है ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, तो वो होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट या आर। ओके, रेस्पिरेटरी रेट, एक मिनट में हम कितने ब्रेथ्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेस्पिरेटरी रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मिनट में हम जितने ब्रेथ लेते हैं जो कि नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा या उससे कम ब्रेथ्स लेते हैं तो वो अबनॉर्मल हो जाता है। सो वेरियस क्लिनिकल कंडीशन, ओके, क्लिनिकल कंडीशंस लाइक बहुत सारे कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशंस जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है, निमोनिया, सीओपीडी, ठीक है, कैंसर्स, लंग कैंसर्स, तो ये जो भी ऐसे डिसीज होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, सो जब हम थोड़ा क्लिनिकल साइड में एग्जांपल्स लेंगे तब हम आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट जो होता है कोई कोई कंडीशंस में बढ़ जाता है और कोई कोई कंडीशंस में कम हो जाता है, इसलिए हमें एग्जैक्ट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पता होना इम्पॉर्टेंट है। अब समझिए, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, एक पेशेंट सीओपीडी का है। सीओपीडी बेसिकली एक टर्म है, आप याद रखो, इट इज नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका कॉमन एग्जांपल है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा, ठीक है, अगर आपने देखा होगा अस्थमा बहुत कॉमन कंडीशन है। ठीक है, आप अगर कहीं भी जनरल पब्लिक में देखते हो तो बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है। ठीक है, जब वो अस्थमैटिक अटैक होता है उनको, उनकी सांस बहुत तेज चलने लगती है। ठीक है, एट दैट टाइम द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस। ओके, तो हर एक कोई कोई कंडीशंस होती हैं जिसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, कोई कंडीशंस होती हैं जिसमें रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है। इसलिए रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर न्यू बॉर्न है, ठीक है, जस्ट बॉर्न जो रहता है, बेबी रहता है, उसका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। मतलब रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को छोड़ना, दिस इज वन रेस्पिरेशन। ओके, और एक मिनट में वो कितने बार सांस लेता है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर नया जो न्यू बॉर्न होता है, न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसका 30 to 60 पर मिनट है, मतलब वो एक मिनट में 30 से 60 बार अपना रेस्पिरेशन करेगा, बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में रेस्पिरेटरी रेट होता है 20 to 40 मिनट्स, मतलब एक मिनट में वो 20 से लेके 40 बार रेस्पिरेशन करेगा, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, लेट चाइल्डहुड में अराउंड 15 to 25 पर मिनट, और अडल्ट जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसका 20 to 16 पर मिनट। जैसे हम लोग हैं वो एक मिनट में हम 12 से 16 बार हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब एक रेस्पिरेटरी रेट जो है हमारा अडल्ट्स में वो है 12 to 16। अब समझिए आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, ठीक है, बहुत तेज दौड़ रहे हो, आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब जब आप तेज भागोगे तो ऑटोमेटिकली आपको
आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन अब समझिए कोई डिसीज कंडीशन है जैसे अस्थमा या सीओपीडी या निमोनिया, ठीक है, इन कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, वो पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल मतलब कुछ ना कुछ कोई डिसीज कंडीशन की वजह से वो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है। मतलब अगर अडल्ट में 16 के ऊपर अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, और अगर वो 12 से कम है इट इज कंसिडर्ड एज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। मतलब रेस्पिरेशन इज नथिंग बट वन इंस्पिरेशन wherein we take in the oxygen inside and expiration wherein we put out the carbon dioxide outside, ठीक है। तो दिस इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। जैसे मैंने नॉर्मल रेस्पिरेशन आपको बता दिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। इसमें दो हैं, वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अदर इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है। आपको पता है जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन लंग के अंदर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब लंग से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग के अंदर फिर वापस आना चाहिए, जो कि हमारे बाहर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, ठीक है। सो external respiration is nothing but exchange of gases between the lungs and the blood, ठीक है। वो हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप बस याद रखिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एट द लेवल ऑफ लंग्स, ओके, दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन ब्लड में चला गया लंग से, अब वो ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यू में जाना चाहिए, ठीक है। तभी तो मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज नथिंग बट टू सेंड द ऑक्सीजन टू द पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। सो इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज, ओके। तो आप सिंपल चीजें याद रखिए, ठीक है। हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, ठीक है, दिस इज लंग्स, ठीक है। अब लंग से ऑक्सीजन जाता है पेरिफेरल टिश्यूज में, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिवर को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, स्टमक को भी ऑक्सीजन चाहिए, इंटेस्टाइन्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो पेरिफेरल टिश्यू का मतलब है कोई भी अलग टिश्यू, ठीक है, अदर देन लंग्स, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन है लंग्स में गया और यहां से ऑक्सीजन गया पेरिफेरल टिश्यू में, ठीक है। अब जब यहाँ ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यू में जाता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दिस पार्ट the exchange of gases in the between lungs and the blood is external respiration, and the exchange of gases between blood and the peripheral tissue is the internal respiration, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है बच्चों, बेसिकली बिटवीन द लंग एंड द ब्लड, ओके, और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, बिटवीन द ब्लड एंड द पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। लंग में एक्सटर्नल और पेरिफेरल टिश्यू में इंटरनल रेस्पिरेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। सो ये दो तरह के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, समझ में आया आपको। अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फेजेस। कितने फेज होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है। टाइप्स इज डिफरेंट, फेजेस आर डिफरेंट, ओके। फेज दो तरह के होते हैं, वन इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन।
अगर कोई पूछे फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, इट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंस्पिरेशन, ठीक है, इट इज द फेज ड्यूरिंग विच एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से गैसेस हैं बेसिकली हमारे पास? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है। प्रिडोमिनेंटली हमारे पास हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ठीक है। तो फेज फेज अगर हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के, तो आपको याद रखना है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब रहता है, ठीक है। इट इज द फेज ड्यूरिंग विच एयर एंटर्स द लंग, मतलब हमने सांस ली, दिस इज इंस्पिरेशन, मतलब हमने ऑक्सीजन या एयर अपने लंग्स के अंदर ली, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज इंस्पिरेशन, ठीक है। सो व्हेन वी inhale, that is known as inspiration. Expiration is what? When the air leaves the lungs, जब हम expire करते हैं, so that is leaving the gases outside the lung, okay, from the lungs, sorry, ठीक है। So expiration is during which air leaves the lung, and inspiration is the air is entering the lungs, okay. So these are the two phases of respiration. Inspiration and expiration combiningly is known as respiration, ठीक है, याद रखो, इट इज अ जनरल टर्म। एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एज एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव का मतलब है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, it requires energy, okay, that's why it is known as the active process. और expiration is a passive process, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली हम जब इंस्पायर करेंगे तो उसके बाद हम एक्सपायर भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज, जस्ट रिमेंबर, इन नॉर्मल ब्रीदिंग एक्टिव प्रोसेस कौन सा है? इंस्पिरेशन, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्सपिरेशन इज एन पैसिव प्रोसेस, ठीक है, इट डजंट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर नथिंग बट द फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज नथिंग बट व्हेन द एयर enters into the lung. Expiration is the process wherein the air comes out from the lung, okay. So this is known as इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो आपको फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पता चल गए हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पता चल चुके हैं, दैट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिकली हम लोग एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आप, ये पिक्चर बहुत कॉमन है, आपके बायोलॉजी क्लासेस में आपने पढ़ी होगी। तो अगर हम एनाटॉमिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ें, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, यूआरटी एंड एलआरटी। दिस इज द अपर respiratory tract and this is the lower respiratory tract. समझ में आपको? सो अब हमें पता होना चाहिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बेसिकली वो नेसल कैविटी से शुरू होता है, नोज से, ठीक है। सो फ्रॉम द नोज, ओके, ओरल कैविटी, इट इज, दिस इज द नेसल कैविटी एंड दिस इज द ओरल कैविटी, ओके। यहां से नोज से शुरू होता है नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स एंड ट्रेकिया, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जहां से ट्रेकिया शुरू हो जाता है और फिर ये डिवाइड होता है ट्रेकिया इनटू द लंग्स, इट इज नोन एज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। हम क्यों डिवाइड करते हैं? बेसिकली एक
एंटिटी क्लिनिकल एंटिटी है। बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है लंग्स के ऊपर या ट्रेकिया के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन अगर लंग्स और ट्रेकिया ट्रेकिया के नीचे इन्वॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन इट ऑन द क्लिनिकल बेसिस, ठीक है। सो ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सो if they ask you what is the upper respiratory tract, it is the nasal cavity, it is the nasopharynx, it is the oropharynx, and it is the trachea, it is the epiglottis, glottis and trachea, ठीक है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली ट्रेकिया का जब डिवीजन हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग, वो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप समझ गए, ठीक है। नाउ हम देखेंगे अब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हम पहले फोकस करेंगे अबाउट द लंग, ओके। तो लंग अगर हम देखें, ओके, यू नो लंग इज बेसिकली अ स्पॉन्जी ऑर्गन, ओके। बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन एयर, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ लंग इज नथिंग बट योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर हम लंग को देखें, सो इट इज अ स्पॉन्जी ऑर्गन, ओके, कंटेन्स एयर, दैट्स व्हाई इट इज स्पॉन्जी, ठीक है। इट इज कोलैप्सिबल, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज कोलैप्स हो जाता है, ओके, अगर आपने कभी भी स्पॉन्ज पकड़ा होगा, उसको आप दबाएंगे तो वो आपका मुट्ठी का शेप ले लेता है, ठीक है। स्पॉन्ज को आप दबाएंगे तो वो मुट्ठी का शेप ले लेता है। सो दैट इज कोलैप्सिबल, ठीक है। सो इट हैज एयर, दैट्स व्हाई इट इज कोलैप्सिबल। तो लंग इज बेसिकली अ स्पॉन्जी ऑर्गन, इट इज कोलैप्सिबल, इट कंटेन्स एयर। लंग कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी थोरैसिक कैविटी में, ठीक है, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity, okay। Now what we have to study is something called pleura, intrapleural space or pleural cavity and intrapleural fluid, okay। अगर हम लंग लेंगे, ठीक है, लंग, आपको पता है लंग का शेप ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम लंग लेंगे, इसमें एक कवरिंग होती है, लंग की कवरिंग, विच इज नोन एज द प्लूरा, ओके। अगर लंग है, लंग के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। तो कवरिंग ऑफ द लंग इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग इज नोन एज प्लूरा, ठीक है। अब प्लूरा के दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। आउटर लेयर इज नोन एज द पैराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम विसेरल प्लूरा, ठीक है। तो आप याद रखिए, लंग है, लंग की कवरिंग, कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। जो एक बहुत थिन स्पेस होता है पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में, इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस और द इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब मैंने ये जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा बताया है, ये जो इतना स्पेस बताया है, इस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। बट यूजुअली इतना स्पेस नहीं रहता है, बहुत कम स्पेस रहता है। ऑलमोस्ट द पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, टच करते हुए रहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में बहुत मिनिमल स्पेस होता है, ठीक है। एंड दैट स्पेस इज नोन एज द इंट्राप्लूरल स्पेस और द प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है प्लूरल कैविटी बिकॉज if there is any pathology, okay, of lung, okay, there will be collection of fluid into the pleural cavity, and that is because there is a space between the visceral and the parietal pleura। तो आपको जस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लूरा जो है एक कवरिंग है लंग के ऊपर, देर इज अ अंदर की लेयर जो है उसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, बाहर की लेयर को हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है
इनको हम बोलते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। ओके, और इनके बीच में जो है बेसिकली एक थिन फ्लूइड है, उसको बोलते हैं हम इंट्राप्लूरल फ्लूइड। ये मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है। लेकिन डिसीज कंडीशन, कोई भी लंग की पैथोलॉजी रहेगी या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ collection of fluid between the visceral and parietal pleura, it is known as pleural effusion। ठीक है, तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगी, मतलब ये डिसीज्ड कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एफ्यूजन का मतलब है दोनों लेयर के बीच में आपका फ्लूइड कलेक्ट हो जाना। ठीक है, दैट इज पैथोलॉजिकल। जहां भी मैं पैथोलॉजिकल बोलता हूं या पैथोलॉजी बोलता हूं, वो नॉर्मल से हटके है, मतलब देर इज सम डिसीज प्रोसेस गोइंग ऑन, इतना आप याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया विसरल प्लूरा, ये हो गया पैराइटल प्लूरा, ये हो गया इंट्रा प्लूरल स्पेस। इस प्लूरल स्पेस की एक और इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, लंग इंस्पायर हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऐसा जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज एयर इज गोइंग इनसाइड ऑब्वियसली। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तब हमारे लंग्स कोलैप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी एयर जो है वो बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये जो फूलना है फेफड़ों का और कोलैप्स होना है, ये प्लूरल कैविटी की वजह से आसान हो जाता है, बिकॉज देर इज अ स्पेस बिटवीन द visceral and parietal pleura. So it helps in respiration also, and it helps in various pleural cavity. It helps in expansion of lung. Expansion का मतलब lung का बढ़ना और घटना। ओके, इसके लिए ये प्लूरल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लूरल कैविटी। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लूरा। इट इज नथिंग बट द कवरिंग ऑफ लंग। What is intrapleural space or pleural cavity? It is the space between the visceral pleura and the parietal pleura। ठीक है, visceral pleura is attached to the lung, okay, inside of the lung, and parietal pleura is the outer covering। Okay, so that is, and the space between those visceral and parietal pleura is intrapleural space or pleural cavity, and there is a presence of fluid, intrapleural fluid between the visceral pleura and the parietal pleura। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंस प्लूरा की पता होनी चाहिए, नॉर्मल प्लूरा होता क्या है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आफ्टर स्टडिंग प्लूरा, लंग को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक आपको अगर रेस्पिरेशन समझना है तो आपको एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी टर्म आपको याद रखना है। इट इज नथिंग बट ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ओके, ट्री का मतलब समझते हो, इट इज नथिंग बट पेड़। ओके, पेड़ में क्या होता है, एक सेंटर होता है जो कि मोटा सा हिस्सा होता है, और उसके ब्रांचेस होते हैं। ओके, ब्रांचेस मतलब उसकी डाल होती है। ठीक है, सो इट इज लाइक ट्री इज नथिंग बट अ सेंट्रल स्टॉक लाइक विथ ब्रांचेस। ओके, मतलब उसकी डालियां। सो ये जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, बेसिकली इट इज लुकिंग लाइक अ ट्री। ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकियल मतलब जो लंग के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं या ब्रोंकियम बोलते हैं। तो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। ओके, सो द होल सिस्टम, द होल यूनिट ऑफ लंग इज बेसिकली द ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। तो ये ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें रेस्पिरेशन समझना है या लंग के डिवीजन समझना है तो हमें ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री हमें जानना जरूरी है। सो व्हाट इज दिस ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री? ओके, अगर आप पीछे देख रहोगे ये वाला स्लाइड, सो दिस इज द ट्रेकिया। यहां से ट्रेकिया शुरू हो जाता है, दिस इज द ट्रेकिया। अगर आप ये ट्रेस करोगे, दिस इज द ट्रेकिया। ओके, और ट्रेकिया क्या कर रहा है, ये डिवाइड हो रहा है दो
ट्रेकिया इज नथिंग बट योर विंड पाइप बोल सकते हैं, विंड पाइप जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, विंड पाइप, ओके। और ये यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, ओके। राइट और लेफ्ट पाइप्स में विंड पाइप डिवाइड हो जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली ट्रेकिया, और नीचे ये डिवाइड हो रहा है। अब यही डिवीजन और डिवाइड 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 होता है, इस पूरे इसको हम बोलते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। अब क्या क्या आता है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में, आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रेकिया इज बाइफरकेटिंग इनटू टू मेन प्राइमरी ब्रोंकाई कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। समझिए ट्रेकिया आया, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो गया, ओके, राइट एंड लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया ये हमारा ये जो हिस्सा रहता है ये ट्रेकिया है, ये जहां पे जब हमारे थोरैसिक कैविटी में जाता है तो ये बाइफरकेट हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। सो ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ओके। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है, इसको हम अगर हम एक को कंसिडर करेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है, और दो होती हैं तो उनको बोलते हैं हम ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। So this trachea is bifurcating into two main primary bronchi known as the right and left bronchi, ठीक है। सो ये लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, ये राइट ब्रोंकाई हो गया। अगर हम एक कंसिडर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अब ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स द लंग, ठीक है। अब यहां समझिए ये लंग है, ठीक है, ठीक है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस एंटर्स द लंग्स एंड डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है ये आपका ब्रोंकाई है, अब ये और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। सो सेकेंडरी ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड प्राइमरी ब्रोंकस इज डिवाइडिंग इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है, डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फिर डिवाइड हो रहा है ऐसे, समझ रहे हो, ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये आपका टर्शरी ब्रोंकाई है, ठीक है। दिस इज द टर्शरी ब्रोंकाई। एक पाइप को आप इमेजिन कर लीजिए, एक पाइप है, वो ट्रेकिया है, ठीक है, वो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक पाइप फिर दो पाइप बन गए उसके, ठीक है, एक गया राइट लंग में, एक गया लेफ्ट लंग में, ठीक है। राइट साइड में जो प्राइमरी ब्रोंकस है फिर वो डिवाइड हुआ और दो भाग हो गए उसके, वो हो गया आपका सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। और फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है फिर वो डिवाइड हो रहा है अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं हम टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है। सो सेकेंडरी ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब क्या होगा, आपको याद रखना है कि राइट लंग जो है उसमें 10 टर्शरी ब्रोंकाई है। टर्शरी ब्रोंकाई मतलब ये बिल्कुल निचला हिस्सा, ठीक है। कितने हैं राइट लंग में, 10, और लेफ्ट लंग में देर आर 8 टर्शरी ब्रोंकाई। मतलब जो बड़ा ट्रेकिया है, जो हमारा विंड पाइप है, वो डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुए सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुए टर्शरी ब्रोंकाई में, ठीक है। राइट साइड में 10 टर्शरी ब्रोंकाई हैं और लेफ्ट साइड में 8 टर्शरी ब्रोंकाई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई क्या होते हैं, दे डिवाइड सेवरल टाइम्स। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं ये और डिवाइड होते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, लेंथ का रिडक्शन हो जाता है, एंड दे गो एंड फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स, ओके, दे फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई,
bronchi is further getting divided into bronchioles. Okay, these are known as subdivisions of tertiary bronchi is known as bronchioles. Okay, and when the diameter of bronchioles become less than 1 millimeter or less, it is called terminal bronchiole. ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा. तो अगेन, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, आफ्टर दैट इट इज द ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, ब्रोंक्यूल्स फिर से छोटे हो जाते हैं डायमीटर में और उनको बोलते हैं हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल. और ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं दे कंटिन्यू एंड फिर से उनका डिवीजन होता है एंड लास्टली दे फॉर्म द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विच हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, यहां पे आपका डायमीटर कितना है? अराउंड 1 मिलीमीटर. किसका? टर्मिनल ब्रोंकाई का. ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है इनका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर्स. ठीक है, तो ये आपको मैं समझाने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बता देता हूं इसमें. ठीक है, ये आपका ट्रेकिया है. ठीक है, ट्रेकिया यहां पे डिवाइड हुआ दो में. ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट. ठीक है, अब दिस इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, then it is getting divided into two. Okay, this is the secondary bronchus. Again it is getting divided into, this is your primary bronchus. ठीक है, this is your secondary bronchus, this is your tertiary bronchus. ठीक है, and this again it is dividing into various, बहुत सारे छोटे छोटे bronchioles. This is bronchiole. ठीक है, again they are getting divided into very small units. These are the, what you call the tertiary bronchioles. ठीक है, tertiary bronchioles. ओके, तो ये आपका डिवीजन है. जैसे मैंने आपको बताया पीछे अगर आप देखेंगे, you have these ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. ओके, ये आपका इससे पहले जो डिवीजन होगा इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर लास्ट में आता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आप समझ गए हो ना? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर आता है आपका टर्शियरी ब्रोंकस. ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकस will further divide into bronchioles. ठीक है, bronchioles are dividing into terminal bronchioles and then they are dividing into respiratory bronchioles. तो अगर हम इसको सीधा सा डाल दें एक फ्लो चार्ट में, so there is a trachea. ठीक है, trachea is dividing into your, trachea के बाद हम, there is a primary bronchus. ठीक है, then there is a secondary bronchus, then there is a tertiary bronchus, फिर ये और डिवाइड हो रहा है इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और लास्ट में ये डिवाइड हो रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. ठीक है, तो ये बेसिकली डिविजन्स है, डिवाइड होते जा रहे हैं, और लास्ट में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. इसका आपका 1 मिलीमीटर है डायमीटर और इसका आपका 0.5 मिलीमीटर है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टेक्स प्लेस. ठीक है, आपको इतना बेसिक चीज आनी चाहिए कि भाई ट्रेकिया से वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कैसे बन रहा है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर. ठीक है, 1 मिनट. तो हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक हमें आइडिया हो चुका है कि क्या है. ठीक है,
ट्रिकिया फर्दर डिवाइडिंग प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, सो अब हम रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ रेस्पिरेटरी यूनिट। व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी यूनिट? इट इज द स्ट्रक्चर वेर इन एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो पढ़ा है, बेसिक इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच टेक्स प्लेस बिटवीन द लंग एंड द ब्लड। ओके, तो जो एग्जैक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो ये रेस्पिरेटरी यूनिट में होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट, वेर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके, अब ये रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब इसके नीचे ही बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी यूनिट इज कंप्राइजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू फॉर्म अल्वियोलर डक्ट्स। ओके, दीज अल्वियोलर डक्ट्स अगेन दे फॉर्म alveolar sacs. These alveolar sacs form the antrum and later they form this alveoli. And this is the alveoli wherein the exact exchange of gases take place. Okay, so the basic fundamental unit of the respiratory unit is alveoli. ये याद रखिएगा। ठीक है, alveoli ही ऐसी जगह है जहां पे exact exchange of gases takes place with the blood. ओके, मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी यूनिट का कॉम्पोजिशन क्या है। द बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट इज कंप्राइजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar ducts, alveolar sacs, antrum and alveoli. ठीक है, अब each alveolus is like a pouch with a diameter of about 0.2 to 0.5 millimeter. आपने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का डायमीटर कितना था? 0.5 मिलीमीटर। आई एम सॉरी, ओके, सो एल्वियोलस का जो डायमीटर है इट इज 0.2 टू 0.5। ओके, इट इज अराउंड 0.2 to 0.5 millimeters. Okay, so this is the basic thing what you have to remember कि यहाँ 1 मिलीमीटर है टर्मिनल ब्रोंक्यूल का, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 0.5 मिलीमीटर और अल्वियोलस का डायमीटर जो है वो 0.2 मिलीमीटर। अब आप एक चीज नोट कर रहे होगे ना कि ये जो डायमीटर है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर्स आर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। क्यों स्मॉल हो रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये अगर होना है तो वो जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग स्मॉलर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी यूनिट का कॉम्पोजिशन ये होता है। इट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar ducts, alveolar sac, antrum and alveoli. अब ये सब दिखते कैसे हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल मतलब ट्रिकिया से फर्दर डिवाइड होते होते ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बन गया है। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर फिर डिवाइड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलार सैक। सैक मतलब थैले की तरह। ठीक है, अब आप देखो ना एक थैले की तरह दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज सैक, सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्वियोलार सैक। ओके ओके, ये एल्वियोलार सैक में आप फिर से देखोगे तो ये जो होता है ये हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलार डक्ट। तो ये हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं डक्ट। डक्ट मतलब एक तरह का पैसेज। ओके, एक तरह का पैसेज जो कि दो हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, अगर हम एक पाइप रहता है उसको हम दूसरे पाइप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक और कनेक्शन हम यूज करते हैं ना, सो दिस इज नोन एज द डक्ट। ओके, सो दिस इज एल्वियोलार डक्ट। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। अब यहाँ पे भी एक अल्वियोलार सैक होगा, यहाँ पे भी एक अल्वियोलार सैक होगा। ठीक है, अब ये देख रहे हो ना, ये पूरा एल्वियोलार सैक है, एक एल्वियोलार सैक, ये भी एक एल्वियोलार सैक,
अगर हम एल्व्यूलर सैक को कट करते हैं, ठीक है, सामने से ऐसे कट करते हैं, तो ये हिस्सा जो होता है अंदर का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। सो यू नो respiratory unit is comprising of this respiratory bronchiole, it is comprising of this alveolar sac, it is comprising of this alveolar duct and antrum, and last is the alveoli. तो ये जो हिस्सा है ना, छोटा सा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ओके, अगर आप अंगूर का गुच्छा देखते हो, ये अंगूर के गुच्छे की तरह ही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम एल्वियोलाई, ओके। अब ये एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, और यही मेन यूनिट है जहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहीं पे, यहाँ पे ब्लड वेजल्स रन करते हैं, ठीक है, यहीं पे ब्लड वेजल्स ऐसे रन करते हैं, जिसमें यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है। सो दिस, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस इन दिस यूनिट, it is known as the respiratory unit, okay, so this is the basic respiratory unit. तो respiratory unit में क्या क्या हो रहा है? there is a respiratory bronchiole जो कि ट्रेकिया से है, ट्रेकिया डिवाइड होते 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 respiratory bronchiole बना, respiratory bronchiole फिर डिवाइड हो रहा है and it is forming this alveolar sac, और ये respiratory bronchiole से अगर हम यहाँ पे कनेक्शन हो, उसको बोलते हैं alveolar duct, ठीक है। और फिर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है इनटू योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई अगर है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, और अगर हम एल्वियोलर सैक को कट करेंगे, जो अंदर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो अगर हम फिर से रिवाइज करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट इज बेसिकली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, डक्ट मतलब जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल डिवाइड हो रहा है, वो एल्वियोलर सैक को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम डक्ट बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, सैक मतलब थैले, थैले का स्ट्रक्चर जो थैले जैसा दिख रहा था, ठीक है, एल्वियोलर सैक। फिर अगर हम एल्वियोलर सैक को कट करते हैं तो अंदर का हिस्से को हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। और एल्वियोलाई जो कि बेसिक जो अंगूर के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर एल्वियोलाई, और दिस इज द एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। So alveoli is the basic unit wherein the exchange of gases takes place. So I hope that respiratory unit you have understood. ठीक है, समझ में आ गया ना सबको रेस्पिरेटरी यूनिट। अब हम पढ़ते हैं कि ये लंग के अंदर कौन से सेल्स होते हैं। बेसिकली ये जो एल्वियोलर सैक है या एल्वियोलाई है, इसमें कौन से सेल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। बेसिकली जो एल्वियोलर सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट। न्यूमो माने एयर, साइट्स माने सेल, ओके। न्यूमो का मीनिंग होता है एयर और साइट्स माने सेल, ठीक है। तो ये जो हमारी एल्वियोलाई है, ये अगर मैं उस छोटे से एल्वियोलाई को बड़ा बनाऊं तो यहाँ पे सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे इसके अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेल्स, ओके। और ये एल्वियोलर सेल्स दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, ठीक है। टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स कौन कौन से होते हैं? दे आर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ओके, दे आर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। 95% of these alveolar cells are type 1 एल्वियोलर सेल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एल्वियोलस में सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं कॉमन, वो आपका आंसर होगा टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ओके। 95% इज टाइप 1 एंड ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स फॉर्म द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलस एंड द ब्लड, ठीक है। अब यही सेल्स, अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करूं, ये आपका एक एल्वियोलस है जो बड़ा, मैंने जो छोटा सा है ना उसको मैं बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे सेल्स ऐसे आते हैं, ये स्क्वैमस सेल्स हैं, बीच में ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है। या एक थोड़ा सा बड़ा सेल, फिर ये पतले सेल्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस है सेल्स का, ठीक है।
तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना, ये हैं टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं, जो स्क्वैमस सेल्स हैं, वो है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ये टाइप 1 न्यूमोसाइट जो हैं, ये टाइप 1 है। 95% ऑफ योर एल्वुलर सैक इज दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो एल्वुलर सैक है, इसी के बाजू में ऐसा एक ब्लड वेसल आता है, ठीक है। ये एकदम कांटेक्ट में रहता है। और ब्लड वेसल की लाइनिंग मैंने आपको बताई है कि ये एक लाइनिंग होती है एंडोथीलियम, ठीक है, ठीक है। ये होता है एंडोथीलियम। अब इसमें जो ब्लड वेसल है, इसमें जो आरबीसीज हैं, समझिए ब्लड फ्लो हो रहा है ना इसमें, ठीक है। ये है बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा सेल इन्वॉल्व है एक्सचेंज के लिए? दिस इज द टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स इज द सेल विच इज इन्वॉल्व फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। These cells form the site for gaseous exchange between the alveolus and the blood, ठीक है। तो जो 95% सेल्स हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, these are the cells which are रिक्वायर्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एल्वुलस है, यहाँ पे आपके टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, और यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके सैक के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। व्हाट आर टाइप 2 एल्वुलर सेल्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स? दीज आर क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब ऐसे स्क्वायर की तरह है ये, ठीक है, ये बड़े से सेल हैं, ठीक है। और they are 5% of alveolar cells, and these secrete alveolar fluid and surfactant, okay। lung surfactant एक सब्सटेंस होता है जो कि आपको बेसिकली जो सरफेस टेंशन है, इसका फंक्शन होता है सर्फैक्टेंट का, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस। तो इनका जो फंक्शन है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का, ये एल्वुलर फ्लूइड सेक्रीट करते हैं और लंग सर्फेक्टेंट सेक्रीट करते हैं। ये दो केमिकल सब्सटेंसेस ये सेक्रीट करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन बेसिकली क्या है कि ये सरफेस टेंशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। लंग सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन है सरफेस टेंशन को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये हैं दो तरह के एल्वुलर सेल जो आपको पता होने चाहिए, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। कहाँ पे टाइप 1 होते हैं ये भी आपको पता है, टाइप 2 कहाँ पे होते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एल्वुलर सेल्स। अब आपको पूरा लंग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रेकिया है जो कि डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, ठीक है। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू the secondary bronchus, then it divides into tertiary bronchus, then it forms the terminal bronchiole, then it forms the respiratory bronchiole। अब respiratory bronchiole के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है respiratory unit। respiratory bronchiole further divides into your alveolar sacs, okay, connected by alveolar duct, okay। then you have the, if you take the cut section of the alveolar sac, it forms the antrum, ठीक है। antrum के बाद the grape-like structure is the alveoli, and alveoli is the basic unit wherein the exchange of gases is taking place। alveolus में क्या हो रहा है, या alveoli में क्या होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, one is the type 1 pneumocytes and type 2 pneumocytes, ठीक है। type 1 pneumocytes 95% of the cells में होते हैं। 95% सेल्स कौन से टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और 5% जो सेल्स हैं वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? दे सेक्रीट एल्वुलर फ्लूइड एंड लंग सर्फेक्टेंट, एंड लंग सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द सरफेस टेंशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल क्लियर अबाउट द बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट एंड द लंग का फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। मेन फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या लंग्स का? इट इज रेस्पिरेशन, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देयर आर सम अदर फंक्शंस ऑफ लंग्स आल्सो। व्हाट आर द अदर फंक्शन? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर हम देखें तो
nasal cavity, it is used for olfaction. What is olfaction? It is nothing but sense of smell. ठीक है, हम चीज को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, खुशबू, बदबू, ओके, तो किस तरह से स्मेल करता है हर चीज, वो स्मेलिंग का जो फंक्शन है वो हमारी नेसल कैविटी में होता है, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन. सो दिस इज वन नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, सेकेंड इज द वोकलाइजेशन. हमने वहां पे देखा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है, इनमें हमारे पास होते हैं वोकल कॉर्ड. ओके, वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये हमारी आवाज को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग, सो दिस वॉइस इज जनरेटेड फ्रॉम दिस वोकल कॉर्ड. सो वोकलाइजेशन और the mode, the way we talk, okay, so the phonation, okay, उनको हम बोलते हैं, that is also one of the नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग. ठीक है, तो आवाज जो हमारी निकलती है वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से निकलती है. ठीक है, तो ये वोकलाइजेशन इज अनदर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ये नॉर्मली है हमारी नेसल कैविटी में बहुत सारे there are presence of hairs, there are presence of mucus, okay, there are some glands which secrete mucus. उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं लेते हैं. द डस्ट पार्टिकल्स डोंट गो डायरेक्टली इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो इंटैक्ट हमारे नेसल कैविटी में ट्रैप हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स हमारे नीचे लंग कैविटी में नहीं जाते. सो दे प्रिवेंट, दे वन ऑफ द फंक्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. ओके, then defense mechanism, lung is also very important for defense mechanism. बहुत सारे एंड लंग्स ऐसे केमिकल्स सेक्रेट करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है. ठीक है, ओके, देयर आर सर्टेन सेल्स लाइक मास्ट सेल्स. ओके, मास्ट सेल्स. ओके, देयर आर सर्टेन सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस. ओके, और स्पेसिफिकली alveolar macrophages. So there are some cells called known as alveolar macrophages. Mast cells. Okay, mast cells are nothing but these cells also secrete some chemical substances like histamine. Okay, these cells are also required for the defense mechanism. They help in preventing the various infections. They help in consolidating the infection. अगर लंग में कोई infection हो जाता है उसको fight करने के लिए these alveolar macrophages are important. Okay, certainly mast cells, these are also certain cells which secrete some chemical substances which help in maintaining the body's immunity. ठीक है, तो defense mechanism is also one of the non-respiratory function of respiratory tract. Okay, then helps in water balance. Okay, it helps in water balance. Lung is also responsible for maintaining the water balance. This is also one of the non-respiratory function of respiratory tract. Okay, regulation of body temperature. As you know, inspiration is your active process. Okay, energy is required. Expiration is a passive process. During this inspiration and expiration, certain amount of heat is released. Okay, heat is released, so it is helping in maintaining the body temperature also. So this is also one of the non-respiratory function of the respiratory tract. Then it helps in maintenance of the acid base balance. ठीक है, जब हम एसिड बेस का टॉपिक पढ़ रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, these gases are also required for maintaining the acid base balance. So lung is also required for maintaining the acid base balance, like the gaseous exchange which is taking place like carbon dioxide, oxygen. इसकी वजह से भी हमारे बहुत सारी जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. तो इसकी वजह से ये एक और फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगेन एंटीकोआगुलेंट फंक्शन. एंटीकोआगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना. लंग कैसे प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को? लंग एक और मटेरियल सेक्रेट करता है जिसका नाम है हेपारिन. दिस इज एन एंटीकोआगुलेंट. ओके, हेपारिन इज सेक्रेटेड बाय लंग्स विच इज एन एंटीकोआगुलेंट. ओके, ठीक है, एंटीकोआगुलेंट का काम क्या होता है? बेसिकली ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना. ठीक है, सो लंग इज ऑल्सो सेक्रेटिंग सर्टन
एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हेपारिन. ओके, हेपारिन भी हेल्प करता है एंटीकोएगुलेशन में. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन. ओके, देन सेक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म अगर आप पढ़ोगे वो हाइपरटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, बट angiotensin converting enzyme is actually helps in maintaining the blood pressure. Okay, so blood pressure का जो maintenance है वो भी lung help करता है, not in the major form but it adds to it. Okay, so these all are the non-respiratory other than respiration. lung का main function तो respiration है, या respiratory tract का main function respiration है, but other than respiration अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के और क्या फंक्शंस हैं, तो ये आपके अराउंड 9 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डजंट नॉट ओनली हेल्प्स इन रेस्पिरेशन बट ऑल्सो हैज ऑल दीज फंक्शंस. ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, दीज आर द नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, अब जस्ट इन ब्रीफ, आपको इनमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि देर आर सम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस ऑल्सो. ओके, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस विच हेल्प इन मेंटेनिंग द एक्टिविटी ऑफ द लंग. मतलब क्या होता है इसका, कि समझिए लंग एक ऐसा एरिया है कि उसमें अनवांटेड चीज़ें अंदर नहीं जानी चाहिए. ठीक है, अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ें अंदर चली जाएंगी तो लंग में इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट कैन, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और फिर बाद में बहुत सारी डिसीज प्रोसेस शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो देयर आर सम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. ठीक है, आपको पता है जैसे ही आप कुछ पानी पीते हो, वो अगर विंड पाइप में जाने लगे, ट्रकिया में जाने लगे, तो आपको एकदम से खांसी आ जाती है. सो दिस इज नोन एज द कॉफ रिफ्लेक्स एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ये एक प्रोटेक्शन के लिए है. ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ठीक है, देर आर सर्टन, बस आपको इतना ध्यान रखना है, देर आर सर्टन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल. नेसोफैरिंग्स में थोड़े से रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं कि कोई भी मटेरियल उनके कांटेक्ट में आ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉफ. ओके, ठीक है, सो कॉफ रिफ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. मतलब आपने कुछ खा लिया, वो लंग में जाके फंसना नहीं चाहिए. इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर के हिस्से में ही वो जैसे ही आप कुछ ऐसे इरिटेंट सब्सटेंस खाते हो या कुछ और अनवांटेड सब्सटेंस आप खाते हो जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल या फिर नेसोफैरिंग्स में टच होता है, आपको एकदम से खांसी आ जाती है. सो दैट इज वन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. सो दिस इज अ कॉफ रिफ्लेक्स, दिस इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सिमिलरली स्नीजिंग रिफ्लेक्स. ओके, जैसे ही नाक में आप, जैसे हमारा जो नेसल कैविटी है, नाक के अंदर कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जाता है जो कि अंदर जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है, जैसे ही वो नाक में टच होता है तो आपको छींक आ जाती है, यू स्टार्ट स्नीजिंग. सो दिस इज स्नीजिंग रिफ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. The next is the swallowing और डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स. swallowing का मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो प्रॉपरली जो हमारा इसोफेगस होता है, जो हमारा खाने की नली होती है, उससे ही वो नीचे पेट में जाता है. ठीक है, इट डजंट गो बिहाइंड द, इट डजंट गो इनटू द ट्रिकिया. अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एंटीरियर होता है, जो सामने वाली नली होती है, वो बेसिकली आपकी ट्रिकिया होती है जो कि विंड पाइप है. उसके पीछे होता है इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस क्या, खाने वाली नली है. ठीक है, तो जब हम खाते हैं तो वो इसोफेगस में ही जाना चाहिए. ठीक है, अदर इट शुड नॉट गो इनटू ट्रेकिया. ठीक है, अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ठीक है, इसके पीछे ये आपका ट्रेकिया है. ठीक है, इसके पीछे होता है खाने की नली. ओके, और यहाँ से ऑलमोस्ट खाने की नली होती है, इसके पीछे चलती रहती है. ये हिस्सा कॉमन हिस्सा होता है जहाँ पे आइदर खाना इधर जाना चाहिए खाने की नली में, कभी कभी इधर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो प्रॉपरली खाने की नली में ही खाना जाए. ओके, इट शुड गो इनटू द एसोफेगस. दैट इज नोन एज योर डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
तो ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. So this is swallowing or deglutination reflex. It is a protective reflex. So these three reflexes are your protective reflex. प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का मतलब यही होता है कि लंग के अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सके, ठीक है. सो दीज थ्री रिफ्लेक्सेस आर योर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है. तो हमने आज फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ा, ठीक है. मेन थिंग हमने पढ़ा कि what is respiration, what are the phases of respiration, what are the types of respiration, how is the tracheobronchial tree formulated, कैसे tracheobronchial tree बनता है, starting from trachea up till the alveoli, ठीक है, वो हमने पढ़ा. फिर हमने नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा, और फिर हमने लास्ट में पढ़ा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अब हम नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि वेंटिलेशन कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एग्जैक्टली कैसे होता है, वो हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, थैंक यू.